नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से क्यों चिंता में है बीजेपी। गुजरात में बीजेपी के लिए चुनौती बने राहुल गांधी की, बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, उद्धव ठाकरे की चुनौती की, जानेंगे चुनाव में नगद खर्च पर रोक लगाने की कैसे कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, क्यों संसद भवन के निर्माण में होती जा रही है देरी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होने वाले बड़े उलटफेर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की योगी आदित्यनाथ की शिकायत, धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगा आरोप। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का पीएम मोदी पर आरोप, कहा पीएम कमजोर कर रहे हैं देश में संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रपति शासन प्रणाली चाहती है बीजेपी। हिमाचल चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया 11 सूत्रीय संकल्प पत्र, सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता का किया वादा। योगी राज में शिक्षा के भगवाकरण का नमूना आया सामने, अमीनाबाद इंटर कॉलेज में अलग ही अंदाज में पढ़ाई जा रही है ABCD, बच्चों को सिखाया जा रहा है A से एप्पल के स्थान पर A से अर्जुन, B से बलराम। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले आए इन नतीजों से कैसे मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। हिमाचल और गुजरात विधानसभा सीट की वोटिंग से पहले आए इन नतीजों से पार्टी की चिंता साफ दिख रही है। 7 सीटों में से बीजेपी ने 4 पर जीत हासिल की है, जबकि आरजेडी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और तेलंगाना राष्ट्र समिति को एक-एक सीट पर जीत मिली है। बीजेपी भले ही सीटों के मामले में बाजी मारती दिख रही हो, लेकिन वोटों के मामले में उसे जबरदस्त झटका लगा है। बिहार की मोकामा सीट पर बीजेपी ने 27 साल बाद उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी को आरजेडी की नीलम देवी ने 16,741 वोटों के अंतर से हरा दिया। बिहार की गोपालगंज सीट बीजेपी जीतने में जरूर कामयाब रही, लेकिन इस जीत में AIMIM और लालू यादव के साले का सबसे बड़ा योगदान रहा। 2020 में गोपालगंज सीट से बीजेपी के सुभाष सिंह करीब 30,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी की कुसुम देवी 1794 वोटों से जीत पाई। 2 साल में बीजेपी का वोट घट गया है, जबकि इस सीट पर कुसुम देवी को सहानुभूति लहर का भी फायदा मिला। गोपालगंज सीट पर तेजस्वी यादव की मामी और बीएसपी उम्मीदवार इंद्राणी देवी को 8,853 और AIMIM उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,212 वोट मिले। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद भी उसे मैदान से हटा लिया था, क्योंकि पार्टी की हार तय दिखाई दे रही थी। BMC चुनाव से पहले बीजेपी मुंबई की सीट पर हार का झटका झेलने को तैयार नहीं थी, इसलिए अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तेलंगाना के मुनुगोडे सीट पर लगा है। यहाँ पार्टी अपने उम्मीदवार कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की जीत तय मान रही थी। कोमाटी रेड्डी 4 साल पहले भी इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भी यहां रैली की थी, लेकिन फिर भी कोमाटी रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। मुनुगोडे सीट पर टीआरएस के कुंसु कुंटला प्रभाकर रेड्डी ने जीत हासिल की है। बीजेपी को हरियाणा के आदमपुर सीट पर जीत मिली, लेकिन जीत में बीजेपी का योगदान कम और भजनलाल परिवार का ज्यादा रहा है, क्योंकि ये सीट भजनलाल परिवार के खाते में ही जाती रही है और बीजेपी ने यहां से भजनलाल के पोते भव्य विश्नोई को टिकट दिया था। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी को जीत सहानुभूति की लहर पर सवार होकर मिली है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी राहत उड़ीसा की धामनगर से मिली, जहां बीजेपी ने बीजेडी से सीट छीन ली है। बीजेपी ने भले ही 4 सीटें अपने नाम की हों, लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए राहत नहीं बल्कि चुनौती लेकर आया है। चुनौती तो इस वक्त राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए बने हुए हैं, क्योंकि गुजरात में बीजेपी मुश्किलों में है और इन मुश्किलों में इजाफा करने के लिए राहुल गांधी भी जल्द गुजरात पहुंचने वाले हैं। तो क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर तेज हो चुका है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। चुनाव प्रचार के लिए 4 दिन ही बचे हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाल रखी है। गुजरात में भी वो ही कांग्रेस के मुख्य स्टार प्रचारक रहेंगी, लेकिन गुजरात में प्रियंका का साथ देने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। राहुल भले ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए हों, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो पूरे देश में अपना संदेशा पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी हिस्सा जरूर लेंगे। वो पार्टी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में गुजरात जाएंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 10 नवंबर को गुजरात जाएंगे और बड़ोदरा में पाटीदार की जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। अभी पार्टी की तरफ से इसका आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां जरूर शुरू कर दी गई हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते अब चुनावी तापमान और बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के गुजरात दौरे की सुगबुगाहट पहले से ही तेज हो गई थी। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन गुजरात को लेकर कांग्रेस अब अपनी रणनीति में बदलाव करने के मूड में है, जिसको देखकर ही उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी भी गुजरात दौरे पर आ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से अचानक अपनी रणनीति में बदलाव करने के पीछे राज्य में बढ़ती कांग्रेस की लोकप्रियता को भी माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से अचानक अपनी रणनीति में बदलाव करने के पीछे का कारण राज्य में बढ़ती कांग्रेस की लोकप्रियता को भी माना जा रहा है। साथ ही पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा चुनावों में उठाने की कोशिश भी करेगी। तो क्या गुजरात में अपने किले को बचा पाएंगे पीएम मोदी? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि राज्य में बीजेपी विरोधी लहर है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। इधर भारत जोड़ो यात्रा का फायदा भी कांग्रेस को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा हर रोज राहुल गांधी की लोकप्रियता में नए नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तो राहुल का शोर विदेशों में भी सुनाई दे रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है, उसकी लोकप्रियता और रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता यात्रियों का उत्साह बढ़ा रही है, जिसमें वो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज राहुल का डंका सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बज रहा है, जिसकी वजह से ही एनआरआई भी यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के मुताबिक तरुण चौहान और उनकी बेटी आकांक्षा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कनाडा से आए हैं। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें दोनों लोगों को राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए देखा गया। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा, यात्रा में शामिल हुए तरुण चौहान और उनकी बेटी आकांक्षा ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद अपने अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने कहा, जब भी आप राहुल गांधी के बारे में कोई राय बनाएं तो उनसे मिलने के बाद बनाएं, ना कि मीडिया में दी जा रही खबरों को पढ़कर बनाएं। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हर किसी को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए और इस ऐतिहासिक पल को जीना चाहिए। यानी ये यात्रा दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है, जो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा का 60वां दिन पूरा हो गया। साथ ही आज तेलंगाना में यात्रा का आखिरी दिन था और अब यात्रा कल से यानी 7 नवंबर से नए राज्य महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। वहीं आज के दिन सबसे खास बात ये रही कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर यात्रा का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी प्रशांत भूषण का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उसने लिखा कि 60 दिन और गिनती, हर कदम के साथ हम मजबूत होते जा रहे हैं और हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता जा रहा है। राहुल गांधी की इस लोकप्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी ये सियासी जंग और तेज हो गई है। इधर महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी और शिंदे गुट के बीच खींचतान मची है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में मध्य अवधि चुनावों की भविष्यवाणी कर दी है। महाराष्ट्र की सत्ता से भले ही उद्धव ठाकरे बाहर हो गए हों, लेकिन वो शांत नहीं बैठे हैं और लगातार महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार को ललकार रहे हैं। इसी बीच अब उद्धव ने एक बार फिर ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, जिससे नई सरकार टेंशन में आ गई है। दरअसल शिवसेना के तमाम विधानसभा संपर्क प्रमुखों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई बड़े प्रोजेक्ट को देने का ऐलान किया है। इस तरह के बयान और प्रलोभन चुनाव के समय में अक्सर दिए जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कभी भी मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से सत्ता में आने के बाद से शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है, उससे भी नई सरकार पर खतरा मंडराया हुआ है, जो उद्धव गुट के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और उनमें उत्साह भरने के लिए ये भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं कई बड़े प्रोजेक्ट्स के महाराष्ट्र से गुजरात चले जाने से विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर हो गया है। इसके अलावा बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों के बीच भी तनातनी चल रही है। शिंदे गुट बीजेपी पर पक्षपात करने का आरोप भी लगा रहा है। ये सब नई सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। अब उद्धव की भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल उद्धव अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। बीएमसी चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज सकता है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब प्रत्याशी जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं।
वादों के साथ साथ नोट के जरिए वोट का खेल भी शुरू हो जाता है। लेकिन अब चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है और उसने इस खेल पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है, जिससे राजनीतिक दलों को झटका लगना तय है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में जल्द ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रैलियां हो रही हैं तो कहीं रोड शो निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही नोट के जरिए वोट का खेल भी जोरों पर है। इसे रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत उम्मीदवारों के नगद खर्च को 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। चुनाव आयोग के पैनल ने सिफारिश की है कि चुनाव संचालन नियमों में संशोधित किया जाना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए 2,000 रुपए से अधिक का भुगतान अकाउंट पे के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा चेक या डिजिटल माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अभी तक के नियमों के मुताबिक चुनाव के दौरान 10,000 रुपए से अधिक के सभी भुगतान चेक, ड्राफ्ट या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाते हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से कम एक दिन पहले चुनावी खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। वहीं चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर उम्मीदवार को जिला चुनाव अधिकारी को चुनाव व्यय खाता जमा करना होगा। इस सख्त नियमों के जरिए आयोग ने नोट के बदले वोट के खेल पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर मोहर लगाती है या नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग ये सख्ती सिर्फ विपक्ष पर करता है या फिर सत्ता पक्ष के साथ भी आयोग सख्त होता है। इधर पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन की आधारशिला अक्टूबर 2020 में रखी गई थी और इसी के साथ ही कई बड़े बड़े दावे भी किए गए थे कि ये जल्द ही नया संसद बनकर तैयार हो जाएगा और देश को समर्पित किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे दावों की हवा भी निकलती जा रही है, क्योंकि पहली समय सीमा निकलने के बाद अब दूसरी डेडलाइन भी पार होती नजर आ रही है। संसद का शीतकालीन सत्र अब जल्द ही शुरू होने वाला है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब की बार ये सत्र नए संसद भवन में ही आयोजित होगा, लेकिन हालात को देखकर नहीं लगता कि मोदी सरकार इसे मुमकिन बना पाएगी, क्योंकि अब तक संसद भवन बनकर तैयार ही नहीं हुआ है। पहली समय सीमा निकलने के बाद माना जा रहा था कि अब दिसंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन तैयारियों में देरी बताती है कि दूसरी डेडलाइन भी पार हो जाएगी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग को तय समय सीमा में पूरा करने में कई रुकावटें थी। महामारी के अलावा कई अप्रत्याशित बाधाएं सामने आई। ठेकेदारों को इस बात का ध्यान रखना था कि वो मौजूदा संसद भवन के बगल में काम कर रहे हैं, जो कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास की चट्टानों को नष्ट करने के सामान्य तरीकों पर रोक थी, जिसकी वजह से लंबी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्तंभों को तराशने जैसे अधिकतर काम जो सामान्य रूप से साइट पर किए जाते थे, उन्हें बहुत दूर करना पड़ा, क्योंकि पुराने संसद भवन से बिजली और इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट भी नहीं किया जा सकता। नए संसद भवन के पूरा होने से पहले बचे कामों की लिस्ट में 4 मंजिला इमारत के ऊपर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेरों की मूर्ति में बदलाव करना भी शामिल है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब जुलाई में 4 शेरों की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया तो विपक्ष की ओर से काफी हंगामा किया गया था। ऐसे में इन मूर्तियों को बदलना बेहद जरूरी है। इस बदलाव के पूरे हुए बिना ही केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है कि नए संसद भवन के निर्माण का कार्य बेहद तेज गति से हो रहा है। अब सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस देरी की जिम्मेदार क्या सरकार है? और बुलेटिन के आखिर में बात T20 वर्ल्ड कप में होने वाले बड़े उलटफेर की। T20 वर्ल्ड कप में पहले ही दिन से उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और आज विश्व कप की प्रबल दावेदार मानी जा रही दक्षिण अफ्रीका भी उलटफेर का शिकार होकर विश्व कप से बाहर हो गई है। आज ग्रुप बी के 3 मुकाबले खेले गए थे, जिससे तय होना था कि इस ग्रुप से किस टीम को सेमीफाइनल में जगह मिलेगी और जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद क्रिकेट फैंस सेमीफाइनल नहीं फाइनल मुकाबले पर दावा करने लगे हैं। दावा हो रहा है कि फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों ही टीमों को अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतने होंगे। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा तो पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के सामने होगी। आज ग्रुप स्टेज के अंतिम मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से मात दे दी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और सूर्य कुमार की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन बनाए। सूर्य कुमार ने 25 गेंदों पर 61 रन बनाए। इसके अलावा लोकेश
लोकेश राहुल ने 51 और विराट कोहली ने 26 रनों की पारी खेली। जिम्बाब्वे के लिए सेन विलियमसन ने 2 विकेट लिए। 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 17.2 ओवरों में 115 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे के लिए रेयान ने 35 और सिकंदर रजा ने 34 रनों की पारी खेली। भारत अपने ग्रुप में 8 अंकों के साथ टॉप पर रहा। अब उसका मुकाबला दूसरे ग्रुप में दूसरे नंबर पर ही टीम इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला 10 नवंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। इससे पहले आज पाकिस्तान को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली नीदरलैंड की दक्षिण अफ्रीका पर जीत से, जिसने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के दरवाजे खोल दिए। टूर्नामेंट में बेहद कमजोर समझी जाने वाली नीदरलैंड ने दूसरा उलटफेर किया। पहले नीदरलैंड की टीम जिम्बाब्वे को भी हरा चुकी थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का शिकार वो करेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मुकाबले में अफ्रीका ने टॉस जीता और नीदरलैंड को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीकी मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ 4 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 8 विकेट पर 145 रन ही बना पाया। अफ्रीका की हार से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता खोल दिया था। दोनों ही टीमों के लिए जीत जरूरी थी, लेकिन जीत पाकिस्तान के हाथ लगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए थे। दोनों ही टीमों के लिए जीत जरूरी थी। पाकिस्तान को 128 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 18.1 ओवरों में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अब 9 नवंबर को मेलबर्न में पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर दोनों के बीच में विश्व कप का फाइनल मुकाबला होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।